हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कोरिलेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कोरिलेशन की? वेन एवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि कोरिलेशन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिलेशन या कनेक्शन बना देता है कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में, या क्लासेस या सीरीज या डाटा के बीच में, उसे ही कोरिलेशन कहते हैं। अब कोरिलेशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक का नाम होता है पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्या कहता है? पॉजिटिव कहता है भाई साहब कि दो वेरिएबल जो मूव होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। किसमें होंगे? सेम डायरेक्शन में। जो वेरिएबल्स मूव होंगे वो सेम डायरेक्शन में। जबकि नेगेटिव कहता है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, बस इतना ही इनमें फर्क है कि पॉजिटिव क्या कहते हैं, अगर एक चीज बढ़ रही है ना तो बढ़ती दूसरी भी बढ़ जाएगी। अगर दूसरी चीज घट रही है ना तो दूसरी भी घट जाएगी। जैसे एक सिंपल सी बात होती है ना, एक एग्जांपल होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। वहीं प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? अगर मैं पूछूं प्राइस एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो वहां पर इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगा डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। और प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा करेक्शन होता है? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगी। तो ये बताया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें पढ़नी चाहिए हमें इस चैप्टर में? एक होता है लीनियर कोरिलेशन। एक नाम याद रखना, लीनियर कोरिलेशन। एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर क्या कहता है भाई? जो चेंज होता है ना दो वेरिएबल्स के बीच में, वो कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। कि भाई अगर एक में जितना चेंज हो रहा है दूसरे में भी उतने ही रेशियो में चेंज होगा। मगर इसमें क्या होता है? डू नॉट चेंज इन, इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि दो से चीजें चार हो रही हैं, चार से छह हो रही है, तो यहाँ कांस्टेंट है। दो दो का डिफरेंस है, 8, 10, 12। ठीक है, यहाँ पर ही कांस्टेंट है। मगर इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कांस्टेंट अगर मैं बात करूं, जैसे कि बात करते हैं 3, 7, 12, 18, तो यहाँ पर क्या है? पहले चार है, फिर डिफरेंस इसमें एक्स वाई भी कर सकते हो डिनोट कि एक्स ये रहा, वाई ये रहा। 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25। यहाँ पे देखो सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस सब कुछ सेम है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 है, 5 है, फिर 6 है, तो डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं होता तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब आगे बात करते हैं। अब देखो, मेथड एस्टिमेट करने के कोरिलेशन के तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड कौन कौन से होते हैं? तीन मेथड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बताता हूँ। तीन मेथड जो होते हैं वो होते हैं, एक स्केटर्ड डायग्राम। डायग्राम से हम पता कर सकते हैं कि रिलेशन कोरिलेशन कितना है, पॉजिटिव है नहीं है। सेकंड जो है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इनके बीच में। थर्ड जो है, थर्ड है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये दोनों के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो डायग्राम कैसे बताता है कि कोरिलेशन किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। तो देखो डायग्राम क्या बताता है, जैसे ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है और ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है। और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि कोरिलेशन कितना होगा इसमें? +1 होगा। ठीक है, आर से हम डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। इसी तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव कोरिलेशन, तो R इक्वल टू में -1 होगा। ठीक है, अब एक रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन की कहीं पर भी बन रही है चीजें।
अगर इनके आसपास पॉइंट बन रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशन बनाएंगे। अगर ठीक है यहां पर बात करें तो नेगेटिव रिलेशन, मगर यहां पर कहीं पर भी पॉइंट है तो इनके बीच में क्या होगा, नो कोरिलेशन। क्या होगा, नो कोरिलेशन। ठीक है, ये तीन ही डायग्राम याद रखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और यहां पर लिख दो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। ठीक है, पूछा जाएगा कि भाई नो कोरिलेशन इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो आती है हमारी सेकंड टाइप, कार्ल पियर्सन वाले क्वेश्चन। तो इसमें वही तीन मेथड है। तीन मेथड क्या क्या है इसमें, वही एक मेथड के अंदर ही तीन फॉर्मूले हैं। तीन फॉर्मूले कौन से हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविजन। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं और बहुत कुछ, एक क्वेश्चन से ही सब कुछ समझ आ जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट के फॉर्मूले की बात करूं, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, वैसे अभी स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं इसमें, नहीं है, तो अगर किसी को स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना आता है तो वो ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकता है। मगर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें सिलेबस में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं करेंगे, हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। सेकंड मेथड क्या होता है, डायरेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू में सिग्मा एक्स वाई बटे में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये x कैसे निकलता है, x निकालने का तरीका क्या होता है, x माइनस मीन, x माइनस मीन, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस मीन। इसका मतलब मीन तुम्हें निकालना आना चाहिए। अगर मीन तुम्हें निकालना आ गया तो समझो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका मीन तुम निकाल सकते हो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सभी को पता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, डायरेक्ट फॉर्मूला यही है मीन निकालने का। तो मीन क्या करना है, सबका यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर 2 3 5 10 14 20 और 15, ये आ गया 35। 35, तो 35 डिवाइड में 7। ठीक है, 7, हाँ। तो हमारे पास मीन कितना आ गया, 5। तो मीन हमारे पास आ गया 5। यहाँ पर लिख देते हैं मीन इक्वल टू 5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है कि x निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, x माइनस मीन करना होगा। पहली चीज, y का भी निकाल लेते हैं, y की भी जरूरत पड़ी तो y का मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, सिग्मा y अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, 11 19 28 38, और ये आ गया 38 42 और 52 और ये 70। तो 70/7 तो आ गया 10। तो यहाँ पर हम y का भी मीन लिख लेते हैं, y का मीन आ गया 10। तो y माइनस वाई मीन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको x माइनस मीन निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, y माइनस वाई मीन निकालना है। मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स वाई निकालना है, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है। ये होती है x की वैल्यू। ठीक है, स्मॉल y की और x की वैल्यू। तो x माइनस मीन करना, तो ध्यान से करना है। ठीक है, 2 में से देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं लगा हुआ, तो माइनस का आंसर भी बनेगा, यहाँ से माइनस का भी बनेगा और प्लस का भी बनेगा। तो यहाँ पर आएगा -3। देखो यहाँ ऐसे माइनस किया, 2 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2, तो यहाँ पर क्या है, 3 माइनस 5। इस तरीके से माइनस किया तो डायरेक्ट लिख दू -1 0 1 2 एंड 3। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। अब इसके बाद y भी निकाल लेते हैं, तो y कितना आएगा, y जो आने वाला है वो आएगा 4 माइनस 10, तो -6 -3 -2, फिर उसके बाद -1 0 0, यहाँ पर 10 वाले में 0। ठीक है, 4 और 8। अब इनका क्या करना है, सम कर देते हैं। तो सम करना बहुत ही इजी है। देखो कैसे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, मैं काट के दिखा देता हूँ, वैसे करना नहीं है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और -1 से 1 कट जाएगा। इस तरीके से काट के दिखाना नहीं है, पर ये अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9, और ये 11 और ये 12 और 12 ये भी 0 आ जाएगा। चलो 0 0 आ गया। तो अब सोचोगे यार आंसर तो 0 0 आएगा, नहीं, अभी हमने सिर्फ x निकाला, x से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, x y से रिलेशन है। किससे रिलेशन है, x y से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x y निकालना है। यहाँ पर इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, तो x y निकालना है। तो x y निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, x y। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 6 2 0 0 8 24।
ठीक है, तो 20, 26 और ये 30 और ये 58, तो आंसर कितना बनेगा 58। तो ऊपर वाली चीज आ चुकी है। अब हमें क्या साथ में बनाना है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर भी बनाना है। क्या बनाना है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो एक्स का स्क्वायर, तो इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, जो आएगा 9410149। देखो कितना इजी है। ठीक है, 10 14 और ये भी 14 और बनेगा 28। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, y का स्क्वायर करना है। तो y का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से बताओ, y का स्क्वायर करना है। y का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 16 और ये आएगा 64। ठीक है, अब इनका प्लस कर देना है, तो यहाँ 80 और ये 40 और 10 130 बन जाएगा, 130 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने सारी चीजें कर ली है ना। जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला कैसे याद करना है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आर इक्वल टू में सिग्मा एक्स वाई बटे में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बनानी है। यही तो चीज बनाई थी, एक्स वाई बन चुका है। एक्स वाई की वैल्यू 58 है, लिख दो 58। रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28, रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर की कितनी है 130, लिख दो। बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 58 और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28 13 36। देखो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट रूट वाले, 3640। अब रूट निकालना है। रूट निकालने का तरीका अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रूट भी सिखा दूंगा अलग से शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, इसका 58 और यहाँ पे रूट निकालना है। ठीक है, रूट कैसे निकालेंगे, देखो वैसे भी नियर बाय निकाल सकते हो, दो पेयर करके। चलो यहीं पे बता देते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ रूट इस तरीके से निकालता है, दो दो पेयर बनाओ और चेक करो जो सेम डिजिट पे मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। इससे नीचे या इससे आगे देखना है। ठीक है, इस तरीके से चीजें देखनी है। अब यहाँ पर आएगा 40, डिवाइड में एक चीज निकालते थे, यहाँ पर दो चीजें निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना कि दो चीजें नीचे आएंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, दो चीजें नीचे आएंगी, इस तरीके से आ जाएगा 40। अब देखो इसका डबल करना है, यहाँ पर 6 का डबल करना है। 6 का डबल करना है तो 12। अब 12 के आगे कोई नंबर रखना है। अब जैसे ही मैं इसके आगे कोई नंबर लिखने जाऊंगा तो यहाँ पर इससे ये छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले जीरो लगानी पड़ेगी, फिर पॉइंट लगा के दो जीरो आ जाएंगी, दो जीरो आ जाएंगी, दो जीरो आ जाएंगी, तो यह 4000 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 120। अब पीछे कोई नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई करने, जैसे 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 9036, कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे नंबर नहीं आता तो पॉइंट के बाद 60.5 लिख दो। अब सेम ऐसी कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, रूट निकालना है। तो रूट भी निकालना मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 60.33 समथिंग। ठीक है, पॉइंट हटाओ, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 0.96। तो ये हमारा क्या है, आर निकल गया। ये फर्स्ट तरीका था। अब देखो सेकंड तरीका, ये था फर्स्ट तरीका। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। भाई लग रहा हो किसी को, भाई भाई हमें तो डायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर इस मेथड से भी हम सीख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई। वहां पर हम क्या लिखते थे, एक्स वाई, और ये लिखते थे सिग्मा, यहाँ पर ये आ जाएगा, मगर साथ में क्या आएगा इसमें, डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। यहाँ पर ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का सम है, यहाँ पर इसका अलग सम है, इसका अलग सम है, डिवाइड में एन। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स बटे एन का, यहाँ पर इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर एन सामने वाले के साथ लिखना होगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो चीज जिसमें इसमें माइनस कर रहे थे, यहाँ पे भी तो स्क्वायर में ये चीज माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर में ये माइनस कर रहे हैं। ये कह सकते हैं एक तरीके का मीन ही होता है, ये भी तो मीन ही है ना, मीन ही तो निकालते थे। जब हम निकालते थे क्या करते थे, जब सिंगल उसमें निकालते थे तो ऐसे निकालते थे मीन। ठीक है, सिंगल उसमें निकालते थे। ठीक है, ए और जोड़ देते थे आगे, तो ए इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट मीन जो निकालते थे वो इस तरीके। अगर कोई चाहता है भाई मैं मीन से ही करूं तो वो पहले मेथड को अडॉप्ट कर, ठीक है, करे, कोई जरूरत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम आएगा सभी मेथड से। ठीक है,
अभी हम क्या करने वाले हैं, इस वाले मेथड से करने वाले हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए dx dy। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, dx निकालते हैं, dy निकालते हैं। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए निकलता है। कैसे निकलता है, x माइनस ए हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, जैसे मैं 8 एज्यूम कर रहा, कोशिश करना मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा, -2 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, इस तरीके से माना। जिसने मीन की वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके वो मीन की वीडियो देखे, फिर आगे क्वेश्चन करे। ठीक है, इसी के साथ हम क्या निकालते हैं, dy भी निकाल लेते हैं। तो dy निकाल लेते हैं, देखो साथ साथ करो, एक इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या मानते हैं, y माइनस ए मान लेते हैं। तो a एज्यूम करो, a मैंने 20 मान लेना है, ये वाला मान लेना है। तो यहाँ पर आएगा -10 -5 0 5 10। ठीक है, यहाँ पर आ गए dy, ये दोनों का काम हो गया। ठीक है, ये दोनों का सम आ चुका है हमारे यहाँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dx dy को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 40 10 0 35 120, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये वाली चीज भी हो चुकी, ये वाली चीज भी। अभी हमें चाहिए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, dx का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 4 0 49 144। और इसी तरीके से यहाँ पर डी वाई स्क्वायर का भी निकाल देते हैं। तो डी वाई स्क्वायर का कितना आएगा, निकल कर यहाँ पर ये रहा 100 25 0 25 100। अब सम कर लो, अब सब चीजें आ चुकी है, अब सम कर लो, एक एक का सम करते हैं हम। ठीक है, dx का सम कर लेते हैं। dx का सम कितना आएगा, 19 और 6 13। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। क्या 0 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 0। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 155 और 60 205 50 सॉरी 205। इसके बाद सही है टोटल, यहाँ पर 144 और 16 160, और यहाँ पर ये बनेगा 213। ठीक है, 213। इसके बाद इनका टोटल, ये तो सिंपल सा टोटल है 250। ठीक है, अब फॉर्मूले में जैसे जैसे चीजें बोली गई हैं वैसे वैसे रखते चले जाओ। तो यहाँ पर एक एक करके ये वाली चीज देखो, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx dy बटे में n अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स बटे n, ये इसमें आ जाएगा। अगर कोई चाहता है मैं पूरा होल स्क्वायर, तो n को दूसरे वाले के साथ भी लिख दो। ठीक है, अब ये dx dy स्क्वायर कितना है हमारे पास, 205। तो यहाँ पर लिखते हैं 205, माइनस ये 13 था और ये 0 था, ये तो याद हो जाना चाहिए। और n कितने काउंट करो, 5 है, तो n 5 आ जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर dx स्क्वायर कितना था, 213। तो 213 माइनस 13 का स्क्वायर बटे 5 अंडर रूट। अब बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आएगा 250 माइनस 0/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर 205 बचेगा, नीचे 169 को डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आएगा, 213 माइनस 33.8। ठीक है, अंडर रूट 250 यहाँ पर बचने वाला है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आएगा 205 बटे में अंडर रूट 179.2 इंटू अंडर रूट 250। तो यहाँ पर देखो ये 169 है, जल्दी हो रहा है तो 169 के आसपास। अब मैं तो ये 13 का कुछ स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 13.39 इंटू ये 225 का तो ऊपर है तो 15.81। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आएगा 205 बटे में 211.70, तो आएगा 0.97 हमारा आंसर। इस तरीके से बनेगा। चलो अब नेक्स्ट मेथड करते हैं हम, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन में क्या नई चीज आ जाएगी भाई, एक कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। कॉमन डिफरेंस का आ जाएगा रूल, और बाकी सब चीजें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस का रूल के लिए किस लिए चाहिए हमें चाहिए वो डी डैश एक्स के साथ। तो नीचे ही लिख देता हूँ फॉर्मूला, आर इक्वल टू में सिग्मा, फॉर्मूला सेम है, डी डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी डैश एक्स बटे एन इंटू डी डैश वाई डैश बटे, यहाँ पर एक ही एन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा अंडर रूट सिग्मा डी डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आएगा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये डी डैश एक्स कैसे निकलता है, सभी को पता है, एक्स माइनस ए बटे में सी, बस सी कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम डी डैश एक्स निकाल देते हैं डायरेक्ट,
x माइनस ए बाय सी, ऐसे। ठीक है, कोई डाउट? किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, क्या चीज नहीं समझ आई। तो वही मिडिल टर्म 15 वाली लो, तो -10 क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर सब में कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पर 5 ले सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 -1 1 2, इस तरीके से आ जाएगा। देखो कितना इजी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डी डैश वाई निकालो, डी डैश वाई निकालो, तो वो भी इतना ही आएगा। कैसे आएगा? अगर मैं 30 मानता हूँ और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो पहला नंबर क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं ये मानता हूँ 30, तो 40 - 30 10, 10/5, तो यहाँ पे भी 10/5 कितना आएगा? 2, 1 0 -1 -2, बस इतनी सी फर्क है। ठीक है, अब इसी तरीके से डी डैश एक्स का स्क्वायर निकालो। ठीक है, स्क्वायर निकालो पहले, 4 2 0 1 4। इसी तरीके से डी डैश वाई का स्क्वायर निकालो, तो 4, ठीक है लिख दे, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 0 1 4। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ सबका टोटल भी लिख देता हूँ डायरेक्ट, 10 10। इजी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? -4 -1 0 -1 -4, तो -10 आ गया। फर्क देखा कितना आया इसमें? ठीक है, फर्क देखो, डिफरेंस देखो। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया सिग्मा, और कोई वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और कोई वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का टोटल और कर देते हैं, तो ये इनका टोटल 0, और यहाँ भी इसका टोटल 0। इसके अलावा 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम आया -10। ठीक है, इसका आया 0, इन दोनों का तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर इसका कितना आएगा? 10 -0/5 अंडर रूट, यहाँ पर कितना आएगा? 10। ये तो सबसे सिंपल हो गया, -10 बटे में अंडर रूट 10 इंटू 10, तो आ जाएगा -10 बाय प्लस का 10, तो आ जाएगा -1। अब इसमें पूछ सकता है ये क्या है? तो ये नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस तरीके से बात बनने वाली है। चलो, अब आता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कोरिलेशन इतना नहीं आता जितना रैंक कोरिलेशन आता है। जितना हम रैंक कोरिलेशन को देखते हैं, रैंक कोरिलेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बाकी चीजें नहीं पूछी जाती। इतनी चीजें समझ आई? ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है सॉल्व रैंक कोरिलेशन। देखो सबसे पहली चीज क्या है, आपको क्या देखना है क्वेश्चन में? सिर्फ इतनी चीज देखो भाई साहब, कि यहाँ पर क्या कोई डिजिट सेम है? अगर डिजिट सेम नहीं है, 15 17 14 13 11 12, कोई भी डिजिट सेम नहीं है, इसमें भी कोई डिजिट सेम नहीं है, दोनों में कोई डिजिट सेम नहीं है। अगर कोई डिजिट सेम नहीं है, तो सेम ना होने की वजह से एक फॉर्मूला बनता है, 1 माइनस सिग्मा 6d², 6 इंटू सिग्मा d² n³ माइनस n। अब ये क्या है d, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनको रैंक दो, इसको r1 लिखो, इसको r2 लिखो, रैंक दो। फिर इसके बाद d निकालना। d कैसे निकालना? r1 माइनस r2, कैसे भी निकाल सकते हो, r1 माइनस r2, r2 माइनस r। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है? d² करना है। ठीक है, तो रैंक देते हैं। रैंक कैसे दे? देखो रैंक जैसे देते हैं ना, सबसे छोटे को 1 रख दो, उससे बड़े को 2 रख दो, ऐसे रखना। ठीक है, ये रैंक क्या आ जाएगी? 1। और एक ही सेम रैंक रखना, कि भाई ऐसा मत करने ना कि एक मैं बड़े की साइड से ले रहा हूँ, एक ही छोटे, तो छोटे की साइड से याद रखना, बस इतना ध्यान रखना, मैं छोटे की साइड से याद रखता। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 6 15 है, 7, ठीक है, 8 9 और 10, इस तरीके से आ जाएगा। अब R2 भी डाल दो। R2 में तो शायद, अच्छा सबसे छोटा कौन है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2, इसके बाद 3 4, ठीक है, 4 4 4 4, इसके बाद 5 आ गया, 5 से बड़ा ये 5, सॉरी ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये गलती ना हो किसी से भी।
ठीक है, अगर ये गलती होती रहेंगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 8, 9 और 10। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो -3 0 3 0 -3 6 2 1 -3 0 3 0 -3 और ये आ गया, यहाँ पर आएगा -3 और ये 6, ये 2, ये 1 और ये -3। ठीक है, अब देखो डी स्क्वायर निकालना, तो 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9 इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, जल्द से जल्द कैलकुलेशन इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका सम कर लेना है, तो यहाँ पर देखो सम करना कितना इजी है। ये 10 बन गया, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर क्या गिवन है, 9 है, और 4 ही ये गिवन है, तो 40 हो गया और 40 50 हो गया, 50 प्लस 36 86, ये बन गया 86। तो 1 -6 इंटू 86। अब ये n क्या है, n है जितनी भी काउंटिंग में ये आई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगी 10, तो 10 का क्यूब -10। वैसे तो तुम रैंक डालोगे वैसे ही समझ आ जाएगा, मगर फिर भी मैंने काउंट करके दिखा दिया। 516 बटे में 1000 -10, तो 1 -516 बटे में 990। ठीक है, 1 -0.52, तो आंसर आएगा 0.48। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी रैंक कोरिलेशन, ये आ गया रैंक कोरिलेशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक बार 10 ये रहा, एक बार रिपीट ये हो रहा, 10 हो रहा है। इस वाले में भी देखते हैं कोई नंबर रिपीट है, 12 है। यहाँ पर 2 बार चीजें रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रही हैं तो उसके लिए अलग चीज करनी होती है। बस रैंक कैसे डालनी है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बड़े को लेते हैं R1, बड़े को लेते हैं। पिछले वाले में हमने छोटे को लिया था, इस वाले में हम बड़े को लेके चलते हैं। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी डाल सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा भाई साहब, सेकंड नंबर पे 20 आएगा। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। फिफ्थ पे कौन आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ पे आ जाएगा। अब सेवंथ और एट्थ, इसको 7 डालूं या इसको 7 डालूं, अब ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। तो क्या करना है, 7 प्लस और नेक्स्ट टर्म 8 थी ना, इन दोनों को लिखकर 2 से डिवाइड कर दो। दो दो डिजिट रिपीट है, तो देखो 2 डिजिट का रिपीट का मतलब है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि भाई साहब क्या बोला गया है, कि जो पोजीशन आने वाली है उन दोनों पोजीशन को लिखो, और कितनी, 2 पोजीशन है तो 2 पोजीशन। अगर यहाँ पर 3 पोजीशन होती तो तीनों को लिखकर मैं 3 से डिवाइड कर देता, बस इतना फर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, 7.5 और ये आ जाएगा 7.5। इतनी चीज समझ आई। अब इसी तरीके से हम R2 की बात करते हैं, तो R2 भी डालना सही रहेगा। और देखो मैंने सर्कल कर लिए पहले ही, तो मेरे लिए बड़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर सबसे बड़े को डाला, तो इस तरफ भी बड़े ही होगा, सबसे बड़ा जो होगा इनमें उसको रैंक 1 देनी है। ऐसा मत करना कि छोटे से स्टार्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है, छोटे से करना चाहो या बड़े से करना चाहो वो आपकी मर्जी रहेगी। मैंने दोनों टाइप से क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 3 कौन है 16 से, ये 3 आ जाएगा, और इसके बाद 4 ये आ जाएगा, 5 5 5, 14 के बाद 13 है नहीं, 5 और 6। अब पोजीशन क्या है, 5, इसको डालूं या इसको डालूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 6 नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2, इट मीन्स 5.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 और यहाँ पर आ गया 5.5। अब 6 पोजीशन, छठी पोजीशन भी जा चुकी है, छठी पोजीशन भी जा चुकी है। अब 7वीं से डालना, तो इसके बाद 7वां नंबर किसका होगा, 7वां नंबर इसका होगा और 8वां नंबर इसका होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए R1 माइनस R2 कर सकते हो, अगर कहोगे तो R2 माइनस R1 कर देते तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। 3.5 -6 माइनस, अच्छा 5.5 है ये। ठीक है, 4.5 -1, 4.5, ये 3 है और ये -2.5। डी स्क्वायर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 12.25 36 और ये आएगा 20.25। ठीक है, ये आएगा 1 20.25, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 62.5। ठीक है, 1 2 3 और 4, 0.5 4 है तो 1 बन जाएगा, तो 1 10 10 22
42, 43, 52, 58 और 114, 114 बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, अभी मैंने फॉर्मूला जानबूझ के नहीं लिखा था, 1 माइनस 6 लिखते थे ना, सेम वैसा ही है। ब्रैकेट लगाओ, अब लिखना ED² प्लस 1/12। अब ये 1/12 कितनी बार रिपीट होने वाला है? ये उतनी बार रिपीट होने वाला है जितनी डिजिट्स रिपीट है। तो 10 रिपीट है तो एक बार ये रिपीट हो जाएगा, एक और डिजिट रिपीट है 12 तो एक बार और हो जाएगा। अगर और कोई डिजिट रिपीट होती तो वो भी लिखी चली जाती। ठीक है, इस तरीके से लिखती चली जाएगी। बटे में तो वही फॉर्मूला होगा। अब देखो m के प्लेस पर हम कितनी बार लिखेंगे? 10 कितनी बार रिपीट है? 10 कितनी बार रिपीट है? 10 दो बार रिपीट है ना, तो यहां पर m की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहां पर भी m की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 12 भी दो बार रिपीट है। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 6 ED²। तो 114 प्लस 114 था, ठीक है, 1/12 ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, बटे में 8 का क्यूब माइनस 8, 1 माइनस 6, 114 प्लस 1/12 और 2 का क्यूब का मतलब 8 माइनस 2, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 8 माइनस 6, ये कट के बचेंगे 1/2 और हाफ हाफ प्लस होके कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। तो यहाँ पर आएगा 512 माइनस 8, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 6 इंटू 115 बटे में 504। तो आ जाएगा 1 बाय, ये आ जाएगा 30 और 630, 690 आ जाएगा, 690, 504। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 माइनस 0 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट आएगा ना, 1 पॉइंट, इसको डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा इतना। तो 0.36 माइनस का आंसर। अब चैनल जो है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, 12th क्लास के लिए भी स्टार्ट कर दी है। जाकर जिस भी स्टूडेंट को 12th क्लास के लिए देखना है वो जाकर 12th क्लास की देखे, ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और जहां पे भी कोरिलेशन आएगा वहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे करें? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है जानबूझ के कि जब क्वेश्चन में ये चीज अगर आपको इस तरीके से मिल जाएगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आर है, ठीक है, ये आर है, ये आर है। तो एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला में थोड़ा सा बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सामने गिवन हो जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना? तो इसका फॉर्मूला था सिग्मा y² बाय n, इतना बात ध्यान रखना। तो यहां से क्या है हमारे सामने? ये 8 है और ये हमारे सामने क्या है? गिवन नहीं है। ठीक है, और क्या क्या चीजें गिवन है? सिग्मा एक्स वाई गिवन है, फॉर्मूला हमारे सामने आता है, याद होगा अभी, सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा x² अंडर रूट सिग्मा y² इक्वल टू आर, यही फॉर्मूला था, ये हमारे सामने गिवन है। और ये भी हमारे सामने गिवन है, बस ये नहीं था हमारे सामने, तो इसको हमें निकालना है। तो ये निकाल के क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n कितना है? अच्छा, फाइंड ऑफ, अच्छा n तो निकालना ही है भाई, n तो हमारे पास सामने है ही नहीं, n तो है ही नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा 64 सिग्मा y² बाय n। ठीक है, तो यहाँ पर आया 64 n सिग्मा y², इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट करो, r हमारे सामने 0.5 है, ये हमारे सामने 120 है, ये हमारे सामने कितना आएगा? इसको ध्यान से देखो, तो ये हमारे सामने है 90, ये है, ठीक है, ये 90 है, अंडर रूट 64n। ठीक है, अब यहां से देखो ये पॉइंट हटा, ये 10 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करना आता है वैसे सॉल्व कर लो, नहीं चीजें समझ आती यहाँ, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो यहाँ पर 90 का रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, इस पूरे पर स्क्वायर लगा देता हूँ, इस पूरे पर स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 25/100, यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटू 120 और ये आ जाएगा 90 इंटू 64। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिससे लगे कि नहीं हो रहा। 0 से 0 काटना चाहते हो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करना चाहो वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 64 इंटू n बटे में 100 इक्वल टू 120 इंटू 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 1 25 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 144n इक्वल टू में 1440। ये इससे कैंसिल, ये 10 जा पे n की वैल्यू 10 आ गई। ये क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो घबराना मत कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं पता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, चैप्टर नहीं है इसलिए मैंने पूरा बताया नहीं, मगर इतना ही सफिशिएंट होता है, वो याद रख लेना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इतना ही चैप्टर में है, इससे ज्यादा कुछ भी फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन ही सफिशिएंट होते हैं। इन्फॉर्मेशन ले ली कि क्या क्या चीजें होती है, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, सब चीजों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो चीज नहीं है समझ आएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इतना करके जाओ, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। अब इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। भाई इंडेक्स नंबर क्या कहता है? इंडेक्स नंबर इज अ statistical measure designed to show the changes in the variable or a group related to the variable with respect of the geographically time भी होगा शायद, respect to time है इसमें, ठीक है, respect to time, respect to time, respect to time, geographical location and other character sketch। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर इस तरीके से आएगी। ठीक है भाई, इसमें बोला गया है कि इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि कोई भी चेंज आना किसी वेरिएबल या ग्रुप में किसकी वजह से, टाइम की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, या किसी अदर कैरेक्टर स्केच की वजह से। तो ये जो चेंज आता है ये ही इंडेक्स नंबर कहलाता है। अब इंडेक्स नंबर में क्या है, क्या चीजें आगे आ रही हैं, देखो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं इसको बनाने के लिए। वो क्या है मेथड्स? देखो मेथड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक का नाम लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इनको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ये दो टाइप क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन भी करेंगे। बस ये टाइप आप समझ लो कि सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड में क्या फर्क है। वेट में वेट गिवन है और सिंपल में सिंपल प्राइस गिवन है। इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और इसमें तो वेट का ही नाम आएगा, तो सेम वही चीज है, सेम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और एक का नाम है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बस इसमें वेट है और इसमें सिंपली प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब कैसे है, किस तरीके से है, तो वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहला मेथड करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करना है। तो सिंपल यहां मैं लिख देता हूं, फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है P01। अब ये 01 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये करंट ईयर को शो कर रहा है, ये प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर को शो कर रहा है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है सिग्मा P1 सिग्मा P0 इंटू 100। अब यहाँ पर क्या है, जो ये सम है ना, सम ऑफ ये जो P1 का मतलब होता है, जहां पे भी P1 आ जाए ना वो करंट ईयर की बात कर रहा है, और जहां भी P0 आ जाए ना वो बेस ईयर की बात कर रहा है। बेस ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर है, या कोई भी बेस ईयर तुमने माना होगा, जैसे इसमें है 2011 से 22, तो अब ये तो नहीं कह सकता ना प्रीवियस ईयर, बस ये कह सकता हूँ जो हमारे लिए बेस ईयर है, जिससे हमें चीजों को कंपेयर करना है,
वो हमारा बेस ईयर होता है, और ये जो होता है ये करंट ईयर होता है, ये करंट ईयर है। तो इसमें क्या लगाना है, सिंपल एग्रीगेट मेथड लगाना, कुछ नहीं करना, P1 बटे P0 निकालना है। क्या लगाना, P1 बटे P0, तो कुछ नहीं करना, बस इसमें प्लस करना है। ये प्लस करके 107 आ जाएगा, ये प्लस करके 176 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P01 सिग्मा P1 बटे में सिग्मा P0 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सबसे बड़ी चीज है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 176 107, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ 164.49, ये आंसर। तो कितना सिंपल सा मेथड है, सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अब आता है सेकंड जो चीज है, देखो मैंने यहाँ वेट दे दिया है, वेट लिख दिया है, मगर हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो करने वाले हैं इसमें वेट नहीं गिवन होता। मैं इस क्वेश्चन को दो बार करने वाला, अच्छा दो बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, अभी इस वेट को भूल जाओ कुछ सेकंड के लिए, वेट नहीं है, भूल जाओ इस वेट को। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो हमें बताएगा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटेड, प्राइस रिलेटिव, जहां पे भी रिलेटिव आ जाए ना, रिलेटिव मेथड की बात हो, वहां एक वर्ड ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज ऐसे बनेगी, वहां पर करंट ईयर का प्राइस हमेशा प्रीवियस ईयर के प्राइस से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना जहां पे भी रिलेटिव वर्ड का यूज हो रहा हो। ठीक है, निकालना यही है। तो यहाँ पर देखो, ये बेस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। देखो क्वांटिटी सेम है दोनों ईयर की, अगर क्वांटिटी सेम नहीं तो सेम कर लेनी, वैसे क्वांटिटी सेम ही आएगी। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, P1 बटे P0 इंटू 100, ये निकालना है। तो ये निकालना बड़ा इजी है, 200 बटे 100 इंटू 100, जो निकल के आएगा 200। ठीक है, इसमें भी 800 बटे 200 इंटू 100, सब चीजें क्या इसमें निकालनी है, एक तरीके की कह सकते हैं कि परसेंटेज में। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिग्मा, यहाँ पर अभी आगे यूज होगा आर, इसके प्लेस पर आर का इस्तेमाल होगा, इस वर्ड को हम आर भी कह सकते हैं, रिलेटिव परसेंटेज बटे 100, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मगर याद रखना है इसी तरीके से याद रखना। ठीक है, ताकि ये आ जाए, आर का मतलब जहां पे भी आर होगा वहां इसका मतलब होता है P1 बटे P0 इंटू 100। ठीक है, ये आर परसेंटेज। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ गई, तो ये कितनी होगी 800, ये आ गई, इससे कैंसिल आउट हो गया 400। ठीक है, नेक्स्ट 16/2 इंटू 100, तो यहाँ पर 800 आ गया, 40/8 इंटू 100 500 आ गया, 6/1 इंटू 100 600 आ गया। तो ये होगा 6 12 और 13 2500 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, 2500 डिवाइड में n, n का मतलब क्या होगा इसमें, n कितनी आइटम्स है, तो आइटम्स 5 है, तो 5, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ये एक तरीका है जिसको सॉल्व करना है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके प्लेस पे क्या है, यही सेम चीज है, बस एक चीज नहीं आ गई, इसमें वेट आ गया। तो इसी को हमने कह दिया, इसी को हमने कह दिया वेटेड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, प्राइस रिलेटिव मेथड। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये P1 बटे P0 आना चाहिए, ये तो आएगा ही आएगा, जब रिलेटिव है तो ये चीज समझ आ गई ना। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P01 सिग्मा RW बटे में सिग्मा W। यहाँ पर W एक नई चीज आ गई, वेट आ गया कि भाई 40 किलो इतना है। अब जो N के प्लेस पर जो यूज हो रहा है ना, N के प्लेस पर वो वेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो निकालना ही निकालना है P01, अभी हमने निकाला भी है, ये सेम क्वांटिटी आ जाएगी, सेम आ जाएगी 200। अब मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे ही सिंपल लिख रहा हूँ, 400 800 500 600।
सेम वैसे ही करना। अब इसको वेट से और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 8 ये हो गया r, इसको r पता है ना, रिलेटिव जहां पे भी यूज हो जाए तो P1/P0 मान लेना है। बस ये आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 12000, यहाँ पर ये आ जाएगा 15 8 1 12000, ये 5000 और ये 3000। ठीक है, टोटल जो आएगा वो 40,000। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा RW में सिग्मा W। ठीक है, P01, तो यहाँ पर W कितना है 70, 70 और 100, ये 100 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ आएगा 40,000/100, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर मैं बताऊं। अब जो आगे करवाने वाला हूं ना, ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जरूर करके जाना, चाहे किसी चीज को अभी तक कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया ना, छोड़ देना चाहे। ठीक है, नहीं चीजें लग रही कि भाई ये नहीं हमारे बस की, वैसे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल 3 फॉर्मूले, इजीली हो जाएगा। मगर फिर भी लगता है कि भाई नहीं यार पता नहीं क्या है, तो क्या करना, इस वाले को जरूर कर लेना, जिसे कहा है वेटेड एग्रेटिव मेथड। इसको जरूर कर लेना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेस्पियर्स मेथड, मैं नाम लिख देता हूँ पहले, पासेज मेथड, और तीसरा है फिशर मेथड। अब देखो याद करने का तरीका बात है, ये जो बात करता है ना, ये बेस ईयर पे बात करता है, यहां मैं लिख देता हूं बेस ईयर। और ये जो बात करता है ये करंट ईयर पे बात करता है, और ये दोनों को मिलाकर होता है, दोनों को मिलाकर होता है, L/P होता है, L/P होता है, बस इतना बात ध्यान रखना। इसका मतलब P01 सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0। ठीक है, जो बेस ईयर लिखा था मैंने इसमें क्वांटिटीज लिखी थी, ये तो सेम रहेगा भाई। P1 P0 तो हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मगर यहाँ पर जो क्वांटिटीज है ना वो बेस ईयर की आएगी। तो इसमें क्या आएगी, करंट ईयर की आएगी, करंट ईयर की आएगी सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 इंटू 100। देखो अब तक सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो किए हैं उसमें यही तो काम किया है हमने। और इसमें क्या बनेगा, ये बोला मैंने दोनों को मिलाकर, तो √L/P। नहीं पसंद आता तो फॉर्मूला लिख लेना भाई, सिग्मा P1Q1Q0 सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 और 100 बाहर। सेम चीज बनी, कुछ अलग तो नहीं बनाना, बस यही चीज तो निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में आए ना, पेपर में आए, कुछ भी मत करना। मैंने देखो यहाँ पे बना भी दिया है, ऐसा क्वेश्चन बना के भी साइड में लिखा हुआ है। बस इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर पहले क्या निकालना है, P0Q0 निकालना है, फिर P0Q1 निकालना है, फिर P1Q0 निकालना है, फिर P1Q1 निकालना है। ये लिख लेना सबसे पहले। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये P0Q0, ये P1, ये Q0, यही तो है बस, इसके अलावा और क्या है। तो पहले P0Q0 निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आएगा 105, यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ पर आ जाएगा 200, और यहाँ पर आ जाएगा 80। ठीक है, दिखाई दिया रहा है ना क्लियर, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लो, ये कहाँ पे लास्ट में, ये मल्टीप्लाई करके रख लो, Q1 है ये, Q1 ये रहा लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आएगा, 500, 400, 300, 160 और 200। अब बच के इन दोनों के क्रॉस कर लो, ये इसको इससे क्या कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर ध्यान देखो, तो कितना आएगा, 250, 350। ठीक है, 350 के बाद 450, यहाँ पर 200, 450 है, 200, और लास्ट में भी कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, हो गया इजी। अब लास्ट में जो बच गई, कौन सी बच गई, ये दोनों बच गई, इन दोनों को भी कर दो, तो कितना आएगा, 200, 120, 100, 160 और 80। ठीक है, इनका टोटल करते हैं,
ये आएगा 205, 150, 355, 280, 635। इसका टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 150। इसका टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ 660। इसका टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ 1560। बनाने का मतलब था, ये बॉक्स इसलिए बनाने थे कि आपको समझाना था कि भाई किस तरीके से इजीली निकाले। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा गया वो निकाल दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले का नाम लिख रहा हूँ शॉर्ट में LP, ठीक है। P01, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो देखो मैंने कब कहाँ पे क्या क्या निकाला है, P0 तो ये आएगा 660 बटे 635 इंटू 100, ठीक है। 103.94 इसका आंसर होगा। सेकंड का आंसर PM लिख देते हैं, LM लिख देते हैं। P01 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। एक बार लिख लेना इन फॉर्मूलों को कहीं पे भी, बस अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आएगा 1560 बटे में 50 इंटू 100, 107.59। और आगे आएगा FM। FM तो बहुत इजीली है, अंडर रूट इन दोनों के आंसर को 103 इंटू 107.59 लिख देना, रूट से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और आगे 100 भी है ना, तो ये आएगा 1.1021 इंटू 100, तो ये होता है 100 आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये तरीका है, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन ये है, और ये आपके एग्जाम में दिख जाएगा। चलो, ये तो चीज थी भाई जिसको हमने करना है। अब इसके अलावा ना एक मेथड और है, मैं थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, इंपॉर्टेंट है नहीं मगर मैं बता देता हूँ, ठीक है। उससे क्वेश्चन खुद कर लेना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हमने CPI कहा है, ठीक है। इसके दो टाइप हैं, दो टाइप क्या क्या है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और एक टाइप है फैमिली बजट। काफी बार पूछ लिया जाता है, मगर हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं फॉर्मूले लिखकर ही चीजें समझा रहा हूँ। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कुछ अलग करना होगा, बिल्कुल फॉर्मूले आपको जैसे आप फॉर्मूले समझोगे आप कहोगे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है सिग्मा RW बटे में सिग्मा W। किया है ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी, अभी किया है ये वाला फॉर्मूला हमने LM में किया है ना, LM में किया है, और ये हमने किया था फॉर्मूला वेटेड वाले में, सिंपल वाले में। तो यही दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं। R इसमें पता ही हो आपको कैसे निकलता है, P1 बटे P0 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से R निकलता है, ठीक है। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज समझनी है, ठीक है। ये फैमिली बजट मेथड का इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ माइनर सी चीज, जिसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसका भी एक फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। तो यहां से ये आंसर जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। ये भी हमने पढ़ा है अभी, ये भी हमने पढ़ा है, मगर यहाँ पर क्या है, Q1 है, सॉरी Q1 है। ये भी हमने पढ़ा है, किस में पढ़ा है, PM में। LM PM FM, LM PM FM,
यही चीज पढ़ी है। तो पीएम में पढ़ा, ये एलएम में पढ़ा है सेम फॉर्मूला, और ये वेटेड वाले में पढ़ा है। तो क्या इसके क्वेश्चन भी हमें अलग से करने होंगे? नहीं। जब आपको पता है, चीजें पता है इतनी सारी, तो इसके अलावा कोई चीज सीखने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं इसमें बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। अगर यही जो आंसर होगा, यही मेरा किस में निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में। और जो आंसर इसका निकल के आया, अगर मैं इसको सोल्व करने पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये 400 आंसर आए, तो यही चीज सेम इसमें भी निकलेगी फैमिली बजट मेथड में भी। ठीक है, तो इसलिए इतनी चीज मैं ज्यादा करा नहीं रहा ताकि कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं क्या क्या चीज है। इसके अलावा कोई चीज इसमें से आती नहीं है। इतना करके जाओ, ये सफिशिएंट है। एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी है। ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, बस इसके अलावा कुछ अलग से चीजें मत करो कि अलग से चीजें बहुत सारी करनी है। बहुत सारी करोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल सा तरीका है, इसको इस तरीके से करके जाना है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, चीजें नहीं आएंगी। और जल्द से जल्द मैं एक कोर्स और लॉन्च करने वाला हूं, जिसके अंदर हम फुल डिटेल में हर चीजों को, हर सब्जेक्ट को जल्द से जल्द सीखेंगे। जो 12th क्लास में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सबसे स्पेशली जो है कोर्स, मैं वो करने वाला हूं, जिसके अंदर हम चीजों के बारे में अच्छे से और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो मैथ्स हो, तो उन सब के लिए तैयार रहना। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।